स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल एक पहला ज्ञानस्थली विद्यापीठ का पहला लेक्चर आपके सामने आ चुका है, जिसमें ज्ञानस्थली विद्यापीठ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। ज्ञानस्थली विद्यापीठ पर अगले वीडियो जो लेक्चर आया उससे पहले अभी बच्चों की त्रैमासिक एग्जाम है, आप लोगों की टर्मिनल एग्जाम है। हम थोड़ी सी टर्मिनल एग्जाम पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कारण ये है कि टर्मिनल एग्जाम तो अभी 1-2 दिन या 4 दिन 8 दिन 10 दिन में जो है आपकी फिनिश हो जाएगी, लेकिन मेरे जो लेक्चर हैं वो आपको अवेलेबल धीरे धीरे ही होंगे। एक साथ इतने लेक्चर आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने कहीं पर भी रहकर अगर स्टडी की है, पढ़ाई किया है और अध्ययन किया है अगर, तो अभी जो त्रैमासिक में जो यूनिट्स आ रही हैं आपकी, यूनिट सेकेंड, यूनिट फर्स्ट तो आ ही नहीं रही है, पूछ ही नहीं रहा एग्जाम में। यूनिट सेकेंड विलयन आ रही है, यूनिट थर्ड विद्युत रसायन आ रही है, इसके अलावा विद्युत रासायनिक बल गति की यूनिट 4 और यूनिट 9 डी व ए ब्लॉक के तत्व, यूनिट 10 उपसंयोजी यौगिक, और इसके अलावा आ रही है यूनिट 11 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। यही आ रही है ना कि ऑनलाइन वालों के बच्चों के लिए अलग यूनिट्स आ रही है और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए अलग यूनिट्स आ रही है, यही आ रही है ना। तो देखो, कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन करने के भी कुछ तरीके होते हैं ना। ऐसा नहीं होता है कि किताब लेकर बैठे और दू चल रहा है ना। मैंने कल ही अपने लेक्चर में कहा कि पूरी किताब याद करने से बेहतर है पहले उन 20 प्रश्नों को याद किया जाए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़े। अगर टर्मिनल एग्जाम में आपका रिजल्ट बेहतर रहता है तो आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि आप एक बेहतर तैयारी को करने के लिए अपने आप को भी तैयार कर सकते हैं ना। यही मैंने कहा था कल भी अपने लेक्चर में, आज भी यही कह रहा हूं कि पूरी किताब याद करने से पहले अच्छा है कि आप पहले उन 20 प्रश्नों को याद करें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी इस लेक्चर में मैं आपको इन 6 यूनिट से रिलेटेड वही क्वेश्चन बताने वाला हूं। त्रैमासिक एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही। सबसे पहले इन क्वेश्चन को आपको बेटर करना है। यही क्वेश्चन वो होंगे जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और यही वो एग्जाम होंगे, यही वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले इन्हें अच्छे से आप राइटिंग करें। देखो, कितना भी आप अच्छा याद कर ले, लेकिन परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ लिखने के नंबर मिलते हैं। परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ लिखने के नंबर मिलते हैं। ये बात मैं आपको एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार बोल चुका हूं ऑफलाइन में। और ऑनलाइन क्लासेस के जो बच्चे हैं उन्हें भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि परीक्षा में लिखने के नंबर मिलेंगे, ना कि याद करने के नंबर मिलेंगे। इसलिए जब भी आप याद करें उसे अच्छे से राइटिंग वर्क करें, उसका पहले लिखना सीखे उसको, ठीक है ना। उसमें मिस्टेक्स ना हो, कम से कम मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में जहां कॉपियां जा रही है ना, उन जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उस टीचर को नहीं पता है कि ये कॉपी किसकी है, और उस टीचर को ये भी नहीं पता है कि ये कॉपी उस बच्चे की जिसने 8 घंटे पढ़ाई की या 10 घंटे पढ़ाई की या 15 घंटे पढ़ाई की। आ रही ना बात समझ में। वो टीचर तो ये देखेगा कि इस बच्चे ने कितना लिखा है। वो आपका आंकलन कैसे करेगा? जो आपकी कॉपी देखकर करेगा। आपने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, वो समझ। आपने अगर अच्छा लिखा है और सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आपने बेटर तरीके से दिए हैं, तो वो समझ जाएगा कि जो स्टूडेंट है वो ब्रिलियंट है। और याद तो पूरी किताब है, लेकिन एग्जाम में कुछ लिख कर ही नहीं आ रहे हैं आप लोग। वही 5-10 घिसे पिटे क्वेश्चन जो आपको याद थे वही लिख कर आ रहे हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा है आपको भी नहीं पता है। तो फिर क्या मतलब? आपने पूरी साल स्टडी की, इतने बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयारी की, याद किए, लेकिन आपको लिखना ही नहीं आया। तो सबसे पहले आपको लिखना सीखना है। क्या सीखना है? लिखना। हर एक क्वेश्चन को आपको लिखकर ही याद करना है, ठीक है। जैसे हम बात करें पहले विलियन के टॉपिक पे। अब हमारे लिए मान लो जैसे कि विलियन का टॉपिक है, तो विलियन के टॉपिक में आप कौन कौन से क्वेश्चन जो है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार, जो मैंने बताया कि एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है वो हाफ ईयरली के भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे और वार्षिक में भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बदलते हैं नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको विलियन चैप्टर की जो विलियन यूनिट है आपकी सेकेंड यूनिट केमिस्ट्री की, उसमें से पहला क्वेश्चन कौन से पे याद करना है? तो मैंने बताया ना कि हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन सबसे पहले याद करना है। इसके अलावा आपको जो भी विलयन के जो भी गुण है, मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब है ना, इन सबको कंप्लीट करना है ना। विलय के जितने भी गुण है, गुणधर्म है, विलय विलायक के विलयन के जितने भी गुणधर्म है उन सबको कंप्लीट करना है। और इनसे संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो सवाल मतलब जो मैथमेटिकल जो सवाल है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है ना। जैसे कि NaOH क्या होता है जब 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक
जल के विलयन में घोला जाता है। तो वो सवाल जो भी है वो सवाल इसमें जो मोलरता नामवलता के जितने भी सवाल है वो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपको अणुसंख्या गुणधर्म पर टिप्पणी याद होनी चाहिए, पीपीएम सांद्रता पर टिप्पणी याद होनी चाहिए। पीपीएम सांद्रता क्या है, पीपीएम सांद्रता पर टिप्पणी याद होनी चाहिए। राउल्ट का नियम याद होना चाहिए और राउल्ट के नियम का सूत्र याद होना चाहिए कि राउल्ट के नियम की सहायता से आप किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का मोल प्रभाव किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसका आपको सूत्र याद होना चाहिए। फिर 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे हम, तो मोलरता और मोलरता में अंतर आपको याद होना चाहिए, है ना। आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर आपको याद होना चाहिए कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको याद होना चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में क्या अंतर है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में क्या अंतर है। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, परासरण व विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, परासरण व विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। पहले आपकी जैसे कि कितने दिन की छुट्टियां आ रही है त्रैमासिक पेपर में, अपने टर्मिनल एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में 3 डेज की छुट्टी आ रही है और 3 डेज में 6 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है आपके पास और 3 डेज है। आप 2-2 यूनिट रोज कंप्लीट कर लो। 2-2 यूनिट के क्वेश्चन, ये जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 60 क्वेश्चन बनेंगे अगर 10 क्वेश्चन है तो, है ना। उन 60 क्वेश्चन को ऐसा करो इन 6 यूनिट से कि अगर वो 60 क्वेश्चन आपको कोई आज के 20 साल बाद भी पूछ लेना तो आप उनका आंसर दे सको। हाँ, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था और केमिस्ट्री में मैंने ये प्रश्न पढ़े थे, ठीक है ना। देखो, एक सिर्फ होती है पढ़ाई, आपने पढ़ाई की और अभी आपने पढ़ा, परीक्षा दी और परीक्षा के बाद भूल गए। एक होता है अध्ययन। अध्ययन का अर्थ होता है कि अपने अंदर उन चीजों का आत्मसात करना, कि अगर आपने जो आज पढ़ लिया है 20 साल बाद भी अगर कोई आपसे वो पूछ रहा है तो आप उसका आंसर एग्जैक्ट दे सके और समझा भी सके, इसे कहते हैं अध्ययन, ठीक है। मेरा यही कहना है कि आप लोग अध्ययन पर फोकस करें। किस पर फोकस करें, अध्ययन पर, ना कि पढ़ाई पर अध्ययन करें। आप पढ़ाई करेंगे, एक क्वेश्चन याद करेंगे, भूल जाएंगे, परीक्षा में लिख कर आए, परीक्षा से बाहर निकले, खत्म काम, ठीक है ना। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको विलियन के बताया 8-9, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। किसकी बात करेंगे, जो थर्ड यूनिट जो आ रही है आपकी विद्युत रसायन। क्या आ रही है, विद्युत रसायन आ रही है ना। विद्युत रसायन में देखो एक मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है कि कोलराउस का नियम, क्या, कोलराउस का नियम, और कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए और इसके अनुप्रयोगों में से किसी एक अनुप्रयोग को, है ना, मतलब सिद्ध कीजिए या पूरा समझाइए ना। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है ये विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी सहायता, मतलब विद्युत रासायनिक सेल का सिद्धांत समझाइए और डायग्राम बना के सिद्धांत समझाना है, और ठीक है ना। और संसारण से आप क्या समझते हैं, एक और क्वेश्चन बनता है संसार, देखो संसारण से आप क्या समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसारण के बाद में एक कि फेराडे के विद्युत अपघटनीय नियम लिखिए, फेराडे के विद्युत अपघटनीय नियम लिखिए। देखो, अगर इस चैप्टर में क्या होता है, अधिकतर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना तो उसने एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ रखा है कि कोलराउस का नियम समझाइए, कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता, इसके अनुप्रयोग लिखिए, इसकी सहायता से किसी एक नियम को सिद्ध कीजिए। लेकिन अथवा में उसने अधिकतर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि उसने पहला दे दिया ननद समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए, ननद समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। और सेकंड क्वेश्चन उसने नीचे दे दिया फेराडे के विद्युत अपघटनीय नियम लिखिए। अब ये जो है ना इसका डिवाइड हो गया, ये अगर 5 मार्क्स का आ रहा था तो इसके जो 1.5 मार्क्स है जो है वो डिवाइड है, मतलब इन दोनों का आंसर आपको लिखना पड़ेगा तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ननद समीकरण अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फेराडे के विद्युत अपघटनीय जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसारण से आप क्या समझते हैं, संसारण से बचाव के उपाय। और इसके अलावा इस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो वो है ऑक्सीकरण संख्या। क्या है, ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से आप ज्ञात करते हैं, आप लोगों को पता है ना। ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना आनी चाहिए ना। ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आपको ज्ञात करना आनी चाहिए, और ज्ञात करना आती है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बच्चों को, इनमें से जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं और अगर ये सारे क्वेश्चन उनके पास अगर उपलब्ध हैं तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस की तैयारी बेहतर तरीके से करें। देखो, हम क्या होता है कि हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो जो बेहतरीन क्वेश्चन है ना उन्हें आप पहले कंप्लीट कर लें ताकि आपकी जो है वार्षिक एग्जाम की भी प्रिपरेशन अभी के भी हो जाए। एग्जाम हो क्यों रही है, टर्मिनल, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, ये सारे एग्जाम क्यों हो रही है, ताकि टुकड़ों टुकड़ों में सिलेबस जो है ना आपका कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए,
नंबर वंबर का कोई महत्व नहीं है अभी टर्मिनल एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम। आपका जो मेन उद्देश्य है, जो आपकी चिड़िया की आंख है, वो आपकी ईयरली एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है, ठीक है ना। तो ये जो टुकड़ों टुकड़ों में जो तैयारी हुई, अभी जो 6 यूनिट आ रही है, अभी हाफ ईयरली होगी तो 8 यूनिट आ जाएगी। तो हो क्या रहा है, अभी इन 6 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, 60 क्वेश्चन भी अगर बन रहे हैं, मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चन ही बनेंगे। इन 50 क्वेश्चन को है ना अच्छे से कर लो, बिल्कुल। अगर इन 50 क्वेश्चन में से आपको अगर कोई क्वेश्चन लिखने के लिए दे रहा है, तो आप बिना देखे देखे उसको एग्जैक्ट टू द पॉइंट्स करेक्ट लिख सके। क्या लिख सके, उसमें कोई आपकी गलतियां नहीं निकाल सके, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ अनंत समीकरण, फेराडे कोलराउस का नियम, संसारण, विद्युत रासायनिक सिद्धांत, सेल का सिद्धांत, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और कोलराउस का नियम। इसके बाद यूनिट जो आ रही है वो है आपकी रासायनिक बल गति की। कौन सी यूनिट आ रही है, रासायनिक बल गति की जो है वो आपकी यूनिट आ रही है। रासायनिक बल गति की में देखो, सबसे पहले रासायनिक बल गति की में दो अंतर है ना, वो मोस्ट आईएमपी। एक तो है अभिक्रिया कोटि और अभिक्रिया दर में अंतर या दर स्थिरांक में अंतर, जो भी है। और एक है आपका कौन सा, अणुसंख्यता और दर स्थिरांक में अंतर। ये जो दो अंतर है ना, ये दोनों अंतर मोस्ट आईएमपी है। पहले इन दोनों अंतर को आप याद करें। इसके अलावा शून्य कोटि की अर्धायु काल से आप क्या समझते हैं, अर्धायु काल से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक निकालिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक निकालिए, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो मैंने डेफिनेशंस लिखवाई, अहर्णीय समीकरण, ताप गुणांक। इसके अलावा कौन सी है, संक्रियण अभिक्रिया, देहली ऊर्जा है ना, संक्रियण ऊर्जा, देहली ऊर्जा। ये जो डेफिनेशंस है ना, इन डेफिनेशंस को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अर्धायु काल के व्यंजक से आप क्या समझते हैं, और जो दो अंतर है इसमें, वो दोनों अंतर, तथा वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ना, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, मंद रासायनिक अभिक्रिया और अति मंद रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। जो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। बाकी क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि पूरी किताब याद करने से बेहतर है कि पहले उन प्रश्नों पर प्रहार किया जाए कि जो एग्जाम में जो आने की संभावना जिनकी अधिक है, ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में। कहीं भी अगर जिमने जा रहे हैं, अगर कहीं पे भोजन है आपका, कहीं डिनर पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, तो आप सबसे वही चीज ऑर्डर करेंगे या वही चीज अपने पत्तल में उतरवाएंगे जो आपको बेटर लगेगी, है ना। तो सबसे पहले वही चीजें पढ़ो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूरी किताब पढ़ने की बजाय, ठीक है ना, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। नहीं तो लास्ट एग्जाम आएगी, इतने आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लग जाएगा। अभी आपकी टर्मिनल एग्जाम में आपने सारे क्वेश्चन याद करने की कोशिश की, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपने कि यार ये तो पिछले साल आया, आएगा नहीं, ये 2 साल पहले आया, आएगा नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग, और वही एग्जाम में अगर टपक गए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो लो होगा। कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखने का एक ही माध्यम है कि आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें सबसे पहले अपने दिमाग में फिट करें और उन्हें सही से लिखें। मैं कह रहा हूं, अंतिम तक यही बात कहूंगा कि परीक्षा में जो लिखने के नंबर मिलते हैं, किसके नंबर मिलते हैं, एग्जाम में लिखने के नंबर मिलते हैं, राइटिंग के नंबर मिलते हैं, याद करने के नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको फोकस किस चीज पर करना है, राइटिंग पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, राइटिंग पर। आपको 5 क्वेश्चन याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 5 क्वेश्चन ऐसे याद हो उसमें आपके जो मार्क्स है ना कोई भी कट नहीं कर सके, ठीक है, कोई भी कट नहीं कर सके। रासायनिक बल गतिकी के बाद जो अपना चैप्टर आ रहा है वो डी व एफ ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, डी व एफ ब्लॉक के तत्व, है ना। डी व एफ ब्लॉक के तत्व में क्वेश्चन ही बहुत कम है। ये पहला क्वेश्चन आप याद करो, डी व एफ ब्लॉक में अंतर ही याद करो। क्या याद करोगे, डी व एफ ब्लॉक में अंतर याद करो। इसके अलावा लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर याद करो। कौन सा याद करोगे, लेंथेनाइट व एक्टिनाइट में अंतर याद करो। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर के बाद लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं, लेंथेनाइट संकुचन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण, इसका एक कारण और एक परिणाम, है ना, कि लेंथेनाइट संकुचन का कारण, एक कारण और एक परिणाम याद करना, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा जो कारण वाले क्वेश्चन है कि संकुल यौगिक, ये ही टपकेंगे, इनकी टपकने की संभावना ज्यादा है ना, कि संकुल यौगिक मतलब संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, क्यों, संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों, संक्रमण तत्व रंगहीन आयन बनाते हैं, क्यों, ठीक है ना, कि एक संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को आपको पहले और बिल्कुल
इनको रटना नहीं है ना, अगर आप लोगों ने इनको रटा तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। रटने से कोई मतलब नहीं है। केमिस्ट्री जो है, कहावत भी है कि केमिस्ट्री जो है दिन में बिल्कुल हमारे साथ, मतलब रात में तो हमारे साथ होती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उड़न छू हो जाती है। क्या हो जाती है? उड़न छू हो जाती है। इसलिए रटना नहीं है, सीखना है ना, क्योंकि इससे बेहतर और कुछ नहीं है अगर सीख लिया आपने तो, ठीक है। मैंने कहा अध्ययन पर फोकस करना है और अध्ययन पर ही फोकस करना है, ठीक है। पढ़ाई पर फोकस नहीं करना है। 5 क्वेश्चन याद हो, पर ऐसे क्वेश्चन याद हो और उन क्वेश्चन के बारे में ऐसी जानकारी हो कि लास्ट तक, जब तक कि आप इस फील्ड में बने रहे, उन क्वेश्चंस को कोई अगर आपसे पूछ ले तो आप उनका आंसर जवाब दे सके, ठीक है। इसके बाद सारे जो कारण वाले तत्व है ये अगर हो जाते हैं, उसके बाद अपना आता है उपसहसंयोजी यौगिक। क्या आता है? उपसहसंयोजी यौगिक। चैप्टर 9 चैप्टर 10 है उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक में तो सबसे पहले तो IUPAC नाम है ना, जो मैंने आपको बता दिए हैं। IUPAC नाम आपको करना है। इसके अलावा द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर, कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक के बाद में समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं? देखो उपसहसंयोजी यौगिक, IUPAC नाम, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, कार्बधात्विक यौगिक, और इसके अलावा जाइसे लवण पर टिप्पणी, फेरोसिन से आप क्या समझते हैं? और वर्नर के उपसहसंयोजी यौगिक का सिद्धांत समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन बनता है इसमें से लिगेंड से आप क्या समझते हैं? लिगेंड के बाद में अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा बनेगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा? समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं? समन्वय संख्या से आप क्या समझते हैं? उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? ठीक है ना। कि देखो पहले है ना, जैसे उपसहसंयोजी यौगिक जो है, चैप्टर का नाम ही क्या है? उपसहसंयोजी यौगिक। तो कहीं ना कहीं प्रबल संभावना है 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पेपर सेट करने वाले के दिमाग में रहेगा कि मैं यही पूछ लू ना, उपसहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। जैसे रासायनिक बल गतिकी, तो मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? अभिक्रियाओं के बारे में, उनकी सांद्रता, उत्पाद, उनकी दर, सबके बारे में अध्ययन करते हैं, और रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। उस चैप्टर में से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है? तो कहीं ना कहीं संभावना बनती है कि अगर ऑब्जेक्टिव वो ऐसे भी दे सकता है कि रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो वहां बोल सकता है कि रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं ना। और ये अपने आप में एक 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है कि रासायनिक बल गतिकी से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब माइंड लेवल है, हमारा जो ब्रेन लेवल है, वो परीक्षा की दृष्टि के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए कि वो आप लोगों से क्या पूछ सकता है। आ रही ना बात समझ में? ये तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले इन्हें ही करना है ना। इसके बाद आती है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाते हैं। कहां घुसेंगे आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर आ रहा है, हेलो एल्किन्स तथा हेलो एरिन्स, ठीक है ना। तो वहां पर जो 2 मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि समझाइए, और इसके अलावा आइडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि समझाइए। ये 2 मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। फिर DDT पर टिप्पणी लिखिए, फ्रियोन पर टिप्पणी लिखिए, BHC पर टिप्पणी लिखिए, तथा अपने ये एल्किल हैलाइड बनाने की 4 सामान्य विधियां लिखिए, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड बनाने की 4 सामान्य विधियां लिखिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ अभिक्रिया है जिनके डायरेक्ट वो नाम दे देता है कि रिमर-टिमेन अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया, है ना। कुछ ऐसी अभिक्रिया हैं जो वो डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर ये आपके पास है और तो ये आपको कंप्लीट करना है, और अगर ये नहीं है तो क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। मैं यहीं से इसी चैप्टर से अपने लेक्चर डालना आपको स्टार्ट करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन्स के। इससे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक आपको पढ़ाने, बेसिक्स के कुछ शॉर्ट वीडियो डालूंगा बेसिक के, वो आपको बेसिक कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद हेलो एल्किन्स तथा हेलो एरिन्स हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं कह रहा हूं, मैं केवल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूं इस साल, क्योंकि टाइम जो है लगभग टर्मिनल एग्जाम आ चुकी है, और टाइम जो है आपको दिसंबर तक अगर सब्जेक्ट मुझे कोर्स, अगर ऑनलाइन बच्चों को कोर्स पूरा करवाना है, तो उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जिनकी संभावना 99.9% एग्जाम में आने की, ऑनलाइन बच्चों को सारे क्वेश्चंस यहाँ ऑनलाइन आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा जो पहला केमिस्ट्री का जो लेक्चर होगा वो स्टार्ट यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होगा, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स।
अभी जो भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी को अभी बेहतर करें इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, और इन्हीं क्वेश्चंस को याद करें। दूसरे क्वेश्चंस याद करने की बजाय इन्हीं क्वेश्चंस को याद करें। और याद करने का सही तरीका है कि आपको सही लिखना आना चाहिए। आप कितने भी याद कर लें, आपको 5000 क्वेश्चन याद कर लें एक सब्जेक्ट में, लेकिन आपको उस 5000 में से जो परीक्षा में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं वही अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो उस सब व्यर्थ है। वो क्या है, वो सब व्यर्थ है ना। आ रही ना बात समझ में? देखो, पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन कैसे पढ़ा जाता है ये समझना बहुत मुश्किल है ना। यहाँ अधिकांश जो बच्चे हैं वो इसी कारण से पिछड़ रहे हैं कि उन्हें यही नहीं पता है कि पढ़ना कैसे, ठीक है ना, पढ़ना कैसे। और पढ़ाई जो है वो बहुत ही जीवन का बहुत ही मूलभूत आधार है, इसलिए पढ़ाई को अध्ययन के साथ ही अगर किया जाए तो वही बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं कि सिर्फ एग्जाम तक आपके साथ आए तो कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का, है ना। रिजल्ट्स तो ऐसे ही धूल खाने के लिए बने होते हैं, लेकिन असली जो आपकी पहचान है वो वही है कि आप लोगों ने क्या सीखा है, अपने कैरियर में क्या सीखा है, यही आपको आपकी असली पहचान दिलाता है, ठीक है ना। और आपकी असली पहचान ही आपका अध्ययन होती है ना। क्लासेस के क्या है, पहली पास हो रहे हो, दूसरी पास हो रहे हो, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, 9th में आ गए, 12th में आ चुके हो, और आगे भी कॉलेज कर लोगे, अच्छे कोर्सेज करोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्या नहीं, मुझे अध्ययन करना है। क्या करना है? अध्ययन करना। इसी के साथ ये मेरा त्रैमासिक टर्मिनल एग्जाम, त्रैमासिक परीक्षा पर चर्चा वीडियो में यही समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को ये हमारा जो प्रयास है ये अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बस आपसे यही चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टाटा, बाय बाय।